वेलकम टू दिस कोर्स। ये जो कोर्स है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एनईपी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस सिलेबस में जो पार्ट ए है वो हमारा मैट्रिसेस का पोर्शन है। तो आज हम मैट्रिसेस ही शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 होगा मैट्रिसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मयंक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पीएसबी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लंबगांव टीवी गढ़वाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट लिखी हुई है। ये इस वेबसाइट पर जाकर के आप और भी हमारे जो ई कंटेंट है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कभी भी तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स यहाँ पर जो है जिस तरह से लिखा है कि मैट्रिक्स एक m क्रॉस n नंबर के या फंक्शन का एक कलेक्शन होता है जिसको हम m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोल देते हैं रोज। ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइन की फॉर्म में जो एलिमेंट लिखे होते हैं इसको हम बोल देते हैं कॉलम। ठीक है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगी ये होगी ऑर्डर m बाय n का या m क्रॉस n भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं कि मान लिया कोई मैट्रिक्स A है। सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स A है। ठीक है। m क्रॉस n ऑर्डर की है। तो इसमें जो फर्स्ट जो नंबर लिखा है m ये डिनोट करता है रो को। ठीक है। कि कितनी रो होंगी मैट्रिक्स में। और ये जो n लिखा है सेकंड नंबर में, सॉरी, हाँ, ये जो n लिखा है ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे हमारी मैट्रिक्स में। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो m कॉलम है और n इसमें रोज है। ठीक है। तो ये m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर हम इसके किसी एलिमेंट की बात करें, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं मतलब मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती है उनको एलिमेंट बोलते हैं। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। आप एक चीज ध्यान दें यहाँ पर कि ये जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इसमें दो सबस्क्रिप्ट लिखी हुई है ना। ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये डिनोट करती है कि जो हमारा एलिमेंट होगा वो कौन सी रो में होगा। और सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है ये डिनोट करती है कि एलिमेंट हमारा कौन से कॉलम में होगा। तो इस हिसाब से जो ये एलिमेंट है ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है। अगर हम अगले एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें वन टू लिखा है। तो वन यानी कि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट किसको डिनोट कर रही है, रो को। तो ये फर्स्ट रो में एलिमेंट है और ये जो सेकंड है ये जो सबस्क्रिप्ट है ये टू है, इसका मतलब ये सेकंड कॉलम में है ना। और ऐसा है भी, हम देख सकते हैं अगर हम इस तरह से बनाए ये जो बना ये क्या बनी, हमारी फर्स्ट रो बनी ना। और हम देख सकते हैं कि इस रो में जितने भी एलिमेंट हैं उनका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट वन ही होगा क्योंकि फर्स्ट रो में ये सारे एलिमेंट है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, सॉरी वर्टिकल लाइन बनाए, तो वर्टिकल लाइन बनाने पर हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा, है ना। और आप देख रहे होंगे कि इसमें जो सेकंड सबस्क्रिप्ट क्योंकि कॉलम को डिनोट करती है तो हर सबस्क्रिप्ट जो है वो वन होगी क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह से अगर इस कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो हर जगह टू है क्योंकि ये सेकंड कॉलम है। ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी जनरल एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का उसको हम डिनोट करेंगे ए आई जे से। ठीक है। अब आई क्या है, रो के लिए होता है क्योंकि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है। और जे क्या है, कॉलम, सेकंड सबस्क्रिप्ट है ना। और एम क्रॉस एन क्या डिनोट कर रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ए आई जे मतलब एक ऐसा एलिमेंट ए जो आईएथ रो और जेथ कॉलम में होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एलिमेंट का कोई एलिमेंट इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट बताइए जो कि फिफ्थ रो में हो और सिक्स्थ कॉलम में हो। फिफ्थ रो तो किस तरह से लिखेंगे हम, ए रो के लिए फर्स्ट सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, फिफ्थ रो बोला मैंने तो फाइव लिख देंगे यहाँ, है ना। और सिक्स्थ कॉलम हो ना तो सिक्स लिख देंगे। तो ए फाइव सिक्स ये एलिमेंट हो जाएगा फिफ्थ रो और सिक्स्थ कॉलम में। ठीक है। तो
हाँ, तो जो रो सफिक्स होता है आई, यहाँ पर इस केस के लिए रो सफिक्स आई जो है वो 1 से लेकर m तक है ना। देख रहे होंगे आप कि इसमें रो जो है वो 1 से शुरू होकर के और m तक रोज हैं इसमें। और जो कॉलम सफिक्स है वो हमारा 1 से लेकर n तक जा रहा है। कॉलम इसमें कितने हैं, n कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, jth कॉलम और हमारा nth कॉलम। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल है डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स के। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है अगर हम काउंट करें, चलो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। कॉलम अगर काउंट करें तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में जो रो है, नंबर ऑफ रो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम इसके 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसी तरह से अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रोज 2 है और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो रो को हम पहले लिखेंगे 2 क्रॉस 4, क्योंकि 4 इसमें कॉलम थे। इसकी बात करें तो रो 1 है और कॉलम इसमें 2 है, तो ये 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स के। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कितने टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, या इसको कॉलम वेक्टर भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, कॉलम वेक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिर्फ जिसमें एक कॉलम हो और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। जैसे ये, इसमें देखिए रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम तो एक ही है। तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। इसको देख सकते हैं, इसमें रो 2 है, कॉलम एक ही है, तो ये भी आपका एक कॉलम वेक्टर का एग्जाम्पल हुआ। इसमें देखिए रो कितनी है, 1 2 और एम एम इसमें रोज है और कॉलम इसका एक ही है, तो ये भी आपका एक कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या क्या समझे यहाँ से, हम समझे कि कॉलम एक ही होना चाहिए और रो कितनी भी हो सकती हैं। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो रो वेक्टर बिल्कुल कॉलम वेक्टर की तरह ही हो जाएगा कि इसमें तो रो एक ही होगी। ये देखिए रो इसमें कितनी है, सिर्फ एक, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यहाँ इसके इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम है। इसमें बात करें तो रो एक ही है, कॉलम 1 2 और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, यहाँ पर n कॉलम हो गए और 1 हमारी रो हो गई, तो इसलिए ये भी एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो रिकॉल करें तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ 1 हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। अगर मैं एक बार बनाऊं तो रेक्टेंगल इस तरह का एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। इसमें क्या होता है कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं होते, या मैं अगर इसको दूसरी तरह से बनाऊं तो इस तरह से भी बना सकता हूँ। तो ये वाली एज और ये वाली एज आपस में बराबर नहीं होगी, तभी तो ये रेक्टेंगल होगा। तो इसी तरह से अगर m और n बराबर ना हो किसी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल अगर ना हो, तो जो मैट्रिक्स बन करके आएगी वो हमारी बनेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें रो कितनी निकली है, 1 2 3 4, और कॉलम कितने निकले हैं, सिर्फ 2। तो ये 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और ये हमारी 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि इसमें रो 2 है और कॉलम इसमें, सॉरी 5 है, इसमें कॉलम 5 कॉलम है इसमें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, अब स्क्वायर भी आपको पता है, स्क्वायर जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो किस तरह की होती है, ये इसमें चारों एज आपस में बराबर होती है ना। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या होना चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो जाए, यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम। तो इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं m क्रॉस m से, यानी कि m रो है और m ही इसमें कॉलम है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 की, ये 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक स्पेशल टर्म और यूज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें, ऐसे एलिमेंट मतलब जिसकी पोजीशन में रो और कॉलम
इक्वल हो। क्या मतलब हुआ बोलने का? सपोज करो ए आई जे कोई एलिमेंट है इसका, जिस एलिमेंट के लिए पोजीशन आई और जे इक्वल हो जाए, यानी कि आई इज इक्वल टू जे हो जाए, यानी कि जिस रो में अगर एलिमेंट है उसी कॉलम में भी हो, यानी कि अगर सेकंड रो में एलिमेंट हुआ तो सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट होना चाहिए, तो वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या हुई? ए वन वन, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा। इसकी अगर बात करें तो इसकी पोजीशन क्या हुई? ए टू टू। ठीक है, तो आई और जे दोनों इक्वल है ना, तो ये हमारी तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें हम देख सकते हैं, इसकी पोजीशन ए वन वन होगी, इसकी पोजीशन ए टू टू होगी, और इसकी पोजीशन ए थ्री थ्री, क्योंकि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जहां पर आई इज इक्वल टू जे हो जाए वो हमारे एलिमेंट होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, अब डायगोनल की अगर बात आ गई तो पहली चीज तो यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी हो सकती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है, अभी हमने इसी को पढ़ा था। तो जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि देखिए, आप यहाँ पर देखिए, डायगोनल के एलिमेंट है ना, इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं, ये ये सारे क्या है? जीरो हैं। इसका मतलब ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं आप, ये डायगोनल के एलिमेंट हो गए, इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे जीरो हैं। इसका मतलब ये भी हमारी एक क्या हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको लिखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि डायगोनल के अलावा में आई और जे कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर सपोज करो हम इस एलिमेंट की बात करें तो इस एलिमेंट के लिए आई कितना होगा? कौन सी रो में है? ये फर्स्ट रो में है। कॉलम कौन सा है इसका? वन टू थ्री, थर्ड कॉलम में है। तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या हुई? ए वन थ्री हुई ना इसकी पोजीशन, तो इसलिए ये जीरो है। तो जहां पर भी आई और जे आपस में जीरो नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, वो एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस तरह से हम मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स को। ठीक है, हाँ, और एक चीज और भी है कि ए आई जे नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई इक्वल टू जे के लिए, जहां पर आई जे के इक्वल है। फॉर ऑल नहीं, फॉर सम, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम, क्या पता इनमें से एक आधा हो भी सकता है जीरो ना। जैसे सपोज करो अगर ये जीरो हो जाए इसमें, तभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। ठीक है, अगर ये एलिमेंट को हम टू ना मान करके अगर मैं इसको जीरो मान लूं, तभी भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर सम आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिए, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे वन हो, जैसे ये। सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें चार ही रो हैं और इसमें चार ही कॉलम है, तो ये फोर क्रॉस फोर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं? हाँ है। और डायगोनल के अगर सारे एलिमेंट वन हो, क्या हो? वन हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें, ये टू क्रॉस टू की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। किस तरह से? कि डायगोनल के एलिमेंट वन हो गए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो इस चीज को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि ए आई जे बराबर जीरो हो फॉर ऑल आई नॉट इज इक्वल टू जे के लिए, और साथ ही साथ ए आई जे इज इक्वल टू वन हो
फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे के लिए, यानी कि जहां भी आई और जे इक्वल होंगे वो वाला ए आई जे 1 के इक्वल होना चाहिए। आई और जे इक्वल कहाँ होते हैं? डायगनल में, है ना। जैसे इसकी पोजीशन क्या होगी? 1 1। इसकी पोजीशन क्या है? 2 2। इसकी पोजीशन क्या है? 3 3। और इसकी पोजीशन है हमारी 4 4। तो यहाँ पर क्या है? आई और जे इक्वल है, 1 1 है। यहाँ पर आई और जे 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। और ये सारे के सारी एंट्रीज जो है ये 1 है। तो इसलिए ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ये तो नाम से ही हमको जो है क्लियर हो रहा है, जीरो या नल एक ही बात होती है। तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये हो गई, ये हो गई। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कैसे? सॉरी, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे। आई और जे कुछ भी हो, ए आई जे हमेशा जीरो होगा। ए आई जे मतलब एलिमेंट जीरो होगा उसका। ठीक है, चाहे आई और जे कुछ भी हो, सभी आई और जे के लिए।